बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 का पार्ट फर्स्ट। पार्ट फर्स्ट है बच्चों हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर ऑफ आवर सराउंडिंग्स। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग समझ लेते हैं मैटर या पदार्थ होता क्या है। पदार्थ द्रव्य वह है जो स्थान घेरता है। द्रव्य, पदार्थ को भी द्रव्य कहते हैं। द्रव्य वह है जो स्थान घेरता है जिसमें भार होता है, यानी स्थान भी घेरेगा पदार्थ और उसमें कुछ न कुछ भार होगा, उसका वेट होगा, और जिसका ज्ञान हम अपनी इंद्रियों द्वारा कर सकते हैं। और जिसका ज्ञान हम अपनी इंद्रियों यानी सेंसेस के द्वारा कर सकते हैं, छूकर, देखकर, सुनकर। ये सारी चीजें जो हमारी इंद्रियां हैं, पांचों इंद्रियां, सूंघने की शक्ति, सुनने की शक्ति, स्पर्श की शक्ति, ये सारी जो इंद्रियां हैं इसके द्वारा भी हम उनका ज्ञान कर सकते हैं। ऐसी चीजों को पदार्थ या मैटर कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों, जैसे कुर्सी है, मेज है, अलमारी है, पेंसिल है, किताब है, कॉपी है, लोटा है, थाली है, वायु यानी हवा है, जल आदि। ये सारी चीजें क्या है? पदार्थ है। पदार्थ, कुर्सी को बच्चों हम छूकर भी उनका ज्ञान कर सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं, और उन्हें उठाकर उनका वेट भी पता कर सकते हैं कि उन्हें तौलकर वेट उसका पता किया जा सकता है, यानी कि उसका कुछ न कुछ भार है। इसी तरह मेज है, अलमारी है, पेंसिल है, किताब है, इन सभी चीजों का कुछ न कुछ भार है और ये कुछ न कुछ स्थान घेरती है। जैसे ये मार्कर है तो ये जितना इसका वॉल्यूम है उतना स्थान ये घेरेगा, और इसके अलावा इसका कुछ न कुछ वेट है, और इसे हम छू कर भी इसका ज्ञान कर सकते हैं कि ये कैसा है, सॉलिड है, लिक्विड है, या ये एयर है। तो बच्चों आगे हम देखते हैं वायु। वायु को हम देख नहीं सकते बच्चों, वायु को हम देख नहीं सकते, लेकिन जब हवा चलती है तो हमें महसूस होता है। हमारी ज्ञान इंद्रियां बताती है, जब हवा हमसे टकराती है तो हमें पता चल जाता है कि हवा चल रही है। या हम पौधों को देखते हैं कि उनकी पत्तियां हिलती हैं जब हवा चलती है, तो इससे भी हमें पता चल जाता है कि कुछ न कुछ हवा चल रही है। इसी तरह जल जो है बच्चों, ये जल भी आयतन घेरता है, इसका भी कुछ स्थान घेरता है। जिस बर्तन में हम पानी को डालते हैं उसी का आकार ले लेता है और कुछ न कुछ स्थान घेरता है, इसका कुछ न कुछ भार होता है। तो बच्चों हम लोग अब समझ गए हैं कि पदार्थ होता क्या है। तो अब इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे कि पदार्थ किस चीजों से मिलकर बना होता है, या पदार्थ के कौन कौन से भाग होते हैं। तो बच्चों अब हम लोग इन पॉइंट्स के बारे में हम एक एक करके पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। बच्चों बहुत पहले, आज से सालों पहले ये दो धारणाएं थी। एक धारणा थी कि पदार्थ जो है वो लकड़ी के पटरे की तरह होता है, और दूसरी धारणा यह थी कि पदार्थ जो है वो रेत के कणों की तरह मिलकर बना होता है। तो बच्चों पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। इतने छोटे कण जिन्हें हम देख भी नहीं सकते। जैसे चौक होती है, चाक को एकदम मसल दिया जाए तो उसमें बारीक टुकड़े और बारीक कण होते हैं, उसका भी टुकड़ा कर दिया जाए तो ऐसे टुकड़े तैयार हो जाएंगे जिन्हें हम आंखों से देख नहीं सकते। तो पदार्थ जो है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। अब हम पढ़ते हैं अगला पॉइंट, पदार्थ के कण अत्यंत छोटे होते हैं। हमने अभी बताया पदार्थ के कण बहुत ही छोटे होते हैं, हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते। उन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करना पड़ता है। अगला पॉइंट देखते हैं बच्चों, पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण होते हैं, जिनमें पहला गुण है पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। क्या होता है बच्चों? पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। जैसे पदार्थ के कण आपस में जुड़े होते हैं तो उनके बीच में भी रिक्त स्थान होता है। इन्हें अंतरा आणविक स्थान कहते हैं। तो बच्चों पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, और ये हम कैसे पता करेंगे? हम एक गिलास पानी ले लें,
उस पानी में हम नमक को घोलेंगे, शर्करा यानी चीनी को घोलेंगे या डेटॉल को घोलेंगे, इन्हें घोलने पर हम देखते हैं कि पानी के आयतन में कोई बदलाव नहीं होता है। पानी के आयतन में कोई बदलाव नहीं होता है। अगर 1 लीटर पानी है, उसमें हम 100 ग्राम चीनी मिलाते हैं तो उसके आयतन में बदलाव नहीं होता, वो 1 गिलास ही रहता है। ऐसा क्यों होता है बच्चों? ये खाली स्थान जो है इसी में जाके वो चीनी या नमक के कण घुल जाते हैं और उसी स्थान में फिट हो जाते हैं, जिससे पानी का आयतन नहीं बढ़ता है। इससे हमें क्या पता चलता है कि पदार्थ के जो कण होते हैं उनके बीच में रिक्त स्थान होता है, जो समान रूप से पानी में वितरित हो जाते हैं। ये नमक है, शर्करा है, डेटॉल, ये समान रूप से पानी में वितरित हो जाते हैं। तो बच्चों अगला अभिलाक्षणिक गुण क्या है? पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के जो कण होते हैं वो एक दूसरे कण को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। और इसके बाद हम पदार्थ के कितने प्रकार के होते हैं ये सब पढ़ लेते हैं। बच्चों अब हम लोग पढ़ते हैं पदार्थ की अवस्थाएं, स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी पदार्थ की अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। तो बच्चों पदार्थ की 3 अवस्थाएं यहां दी हुई हैं। वैसे तो पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती हैं, लेकिन यहां पे आपकी किताब में 3 ही पढ़नी है। तो पदार्थ की अवस्थाएं 3 अवस्थाएं दी हुई हैं। ठोस जिसे इंग्लिश में सॉलिड कहते हैं, द्रव जिसे इंग्लिश में लिक्विड कहते हैं, गैस जिसे इंग्लिश में भी गैस कहते हैं। तो ये पदार्थ की 3 अवस्थाएं आपको दी गई हैं आपके बुक में, ठोस, द्रव और गैस। तो बच्चों सबसे पहले इनकी हम आकृति देख लेते हैं कि ये कैसे होते हैं। जो ठोस के कण होते हैं बच्चों वो आपस में एक दूसरे से सटे हुए होते हैं और उनके बीच में जो खाली स्थान होता है, जो अभी हमने बताया अंतराणविक स्थान, वो बहुत ही कम होता है और इनके बीच आपस में परस्पर जो आकर्षण बल होता है वो बहुत अधिक होता है। इसीलिए ये कण एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं। इसीलिए हम देखते हैं जो ठोस होता है वो एकदम उसका शेप बदल नहीं सकते हैं हम। जैसे कोई इतना बड़ा लोहे का टुकड़ा ले ले तो वो एकदम सॉलिड होगा, उसे हम दबाकर हाथ से उसकी शेप को नहीं बदल सकते। इसी तरह बच्चों हम द्रव को देख लेते हैं। द्रव के जो कण होते हैं वो ठोस की अपेक्षा कम पास में होते हैं और गैस से अधिक पास में होते हैं। तो ये ठोस और गैस के बीच में ही होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके बीच में जो आकर्षण बल लगता है वो ठोस से कम लगता है और गैस से ज्यादा लगता है। और इनके बीच में जो खाली स्थान होते हैं, जो अंतराणविक स्थान होते हैं, वो ठोस की अपेक्षा ज्यादा होते हैं। इसीलिए द्रव को हम अगर बहाए तो बहने लगता है, जबकि ठोस को हम पानी की तरह बहा नहीं सकते हैं। तो द्रव जो होता है बच्चों उसके अंदर अंतराणविक स्थान कम होता है, किसकी अपेक्षा? गैस की अपेक्षा। लेकिन ठोस से अंतराणविक स्थान ज्यादा होता है और इसे हम बहा सकते हैं। अब बच्चों देख लेते हैं हम गैस के बारे में। गैस के जो कण होते हैं बच्चों ये काफी दूर दूर होते हैं और इनके बीच में अंतराणविक स्थान बहुत ज्यादा होता है और इनके बीच जो आकर्षण बल होता है वो भी बहुत कम लगता है। इसीलिए इनके कण दूर दूर फैले होते हैं। तो बच्चों अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहले ठोस का एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे लोहा हुआ, तांबा हुआ, एल्युमिनियम हुआ, ये सारे ठोस के एग्जाम्पल हैं। और द्रव के एग्जाम्पल देख लेते हैं, पानी हुआ, तेल हुआ, पेट्रोल हुआ, ये सब द्रव है। अब गैस के एग्जाम्पल देख लेते हैं, ऑक्सीजन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, हाइड्रोजन हुआ, ये सारी गैसें हैं। तो बच्चों तो हम लोगों ने पढ़ा पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में। तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं आपके बुक में दी हुई हैं, ठोस, द्रव और गैस, जिसे इंग्लिश में
सॉलिड, लिक्विड और गैस कहते हैं। तो इनके बारे में हम लोग बच्चों जान लिए हैं, अब आगे की चीजें पढ़ते हैं। तो बच्चों अब हम लोग ठोस, द्रव और गैस में अंतर को देख लेते हैं कि ठोस में, द्रव में और गैस में, तीनों में क्या अंतर होता है। तो सबसे पहले हम पहला पॉइंट देखते हैं, ठोस का आकार निश्चित होता है। क्या होता है बच्चों? ठोस का आकार निश्चित होता है, जबकि द्रव का आकार अनिश्चित होता है। द्रव को जिस भी बर्तन में डाला जाएगा उसी का आकार वो ले लेगा, लेकिन ठोस का कोई टुकड़ा अगर हम बर्तन में डालते हैं, ठोस का कोई क्यूब हम बर्तन में डालते हैं, मान लीजिए लोहे का क्यूब है, उसे हम एक कटोरे में डालते हैं तो वो कटोरे का आकार नहीं लेगा, बल्कि वो क्यूब का आकार ही रहेगा। लेकिन अगर हम 1 लीटर पानी को एक बोतल में डालते हैं तो बोतल के आकार का हो जाएगा, और उसी 1 लीटर पानी को हम किसी मग में डालते हैं तो मग का आकार ले लेगा, या उसे किसी और बर्तन में डालते हैं तो उसी दूसरे बर्तन का आकार वो ले लेता है। तो द्रव का आकार अनिश्चित होता है, निश्चित नहीं होता। इसी तरह गैस का भी आकार अनिश्चित होता है, जिस बर्तन में उसे डाला जाता है उसी का आकार ले लेता है। जैसे गैस में हम गुब्बारा होता है, उसमें हम फूंक डालकर गुब्बारे में भरते हैं गैस, तो वो गुब्बारे का आकार ले लेता है। और एलपीजी सिलेंडर में हम लोग गैस डालते हैं तो एलपीजी सिलेंडर का आकार वो ले लेता है। तो गैस का भी कोई आकार निश्चित नहीं होता, यानी अनिश्चित होता है। अगला पॉइंट देख लेते हैं बच्चों, निश्चित विमाएं। ठोस जो कि आकार निश्चित है तो उसकी विमाएं भी निश्चित होंगी। जब आकार निश्चित है ठोस का तो विमाएं भी निश्चित होंगी। और दूसरा पॉइंट, द्रव में जब अनिश्चित आकार है तो विमाएं भी अनिश्चित होंगी। इसी तरह गैस में भी अनिश्चित आकार है तो उसकी विमाएं भी अनिश्चित होंगी। तीसरा पॉइंट देखते हैं, ठोस जो होता है बच्चों वो कठोर होता है। क्या होता है? कठोर होता है, और उसे हम प्रेशर डालने, ज्यादा प्रेशर डाल देंगे उस पर तो वो टूट जाएगा। इसी तरह जो द्रव होता है उसमें बहाव होता है, वो ठोस की तरह कठोर नहीं होता है। जैसे पानी होता है, 1 गिलास पानी हम जमीन पर डाल दें तो बहने लगेगा, लेकिन ठोस को हम 1 गिलास ठोस ले और उसे हम पानी जमीन पर डालें तो बहेगा नहीं। चाहे लोहे का चूड़ ले लें, लोहे का चूड़ जो होता है खराद की मशीन से निकलता है, उसे हम ग्लास में डालकर अगर जमीन पर डालेंगे तो वो वहीं रुक जाएगा, बहेगा नहीं। जबकि पानी होता है या तेल होता है, उसे हम जब जमीन पर डालते हैं तो वो बहने लगता है। क्यों? क्योंकि द्रव में बहाव होता है। इसी तरह तीसरा पॉइंट देखते हैं, इसमें गैस में भी बहाव होता है। अगर हम गैस किसी चीज में भरी हुई है, अगर उसका हम ढक्कन खोल दे तो वो बहुत तेजी से निकलती है। जैसे आप लोगों ने कुकर में देखा होगा, खाना बनता है तो उसमें जब सीटी निकलती है, जो उसकी सीटी उठती है, उससे क्या निकलता है? वाष्प निकलता है। वो गैस ही होता है, जल वाष्प, और वो बहुत तेजी से निकलता है। इसी तरह जो हमारे एलपीजी सिलेंडर में गैस होती है, जब पाइप के जरिए हम उसे रेगुलेटर को ऑन करते हैं तो गैस निकलती है बहुत तेजी से। क्यों? क्योंकि उसमें बहाव होता है। अगला पॉइंट देखते हैं, चौथा पॉइंट, ठोस असंपीड्य है, यानी उसमें प्रेशर डालकर उसे कंप्रेस नहीं किया जा सकता। ज्यादा प्रेशर डालेंगे तो वो टूट जाएगा। इसी तरह जो द्रव होता है वो कम संपीड्य होता है। द्रव पे अगर हम कंप्रेस करें तो वो कंप्रेस हो जाता है, लेकिन ठोस की अपेक्षा वो क्या होता है? कम संपीड्य होता है, और द्रव से अधिक संपीड्य होता है। अब द्रव में देखते हैं बच्चों, द्रव जो होता है वो बहुत ज्यादा संपीड्य होता है। द्रव को हम कंप्रेस्ड करते हैं, उस पे प्रेशर डालते हैं तो वो क्या हो जाता है? संपीड्य हो जाता है, लिक्विफाई हो जाता है। जो हमारा सिलेंडर है,
क्या है, एलपीजी सिलेंडर, उसे लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस उसका फुल फॉर्म होता है। एलपीजी का फुल फॉर्म लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, क्योंकि वो गैस है लेकिन उसे कंप्रेस्ड करके लिक्विफाई किया गया है, यानी उसे द्रवीकृत किया गया है। हम सिलेंडर में जब हिलाते हैं सिलेंडर को तो ऐसा लगता है उसमें पानी भरा हुआ है, लेकिन बच्चों वो पानी नहीं होता, वो गैस को ही कंप्रेस किया गया होता है जिससे कि वो द्रवीकृत हो जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं बच्चों, ठोस में निश्चित आयतन। ठोस का आयतन निश्चित होता है। अगर 1 किलोग्राम ठोस है तो उसका आयतन जितना है उतना रहेगा। और जैसे द्रव है, इसका भी आयतन निश्चित होता है। 1 लीटर अगर द्रव है तो वो चाहे बॉटल में डाली जाए, चाहे उसे भगोने में डाल दिया जाए, या उसे चाय की जो प्याली होती है उसमें डाल दिया जाए, या उसे किसी भी बर्तन में डाल दिया जाए, उसका आयतन 1 लीटर ही रहेगा। यानी द्रव का आयतन निश्चित होता है। ठोस का भी आयतन निश्चित होता है, द्रव का भी आयतन निश्चित होता है। और बच्चों गैस का जो आयतन होता है वो अनिश्चित होता है। थोड़ी सी गैस रहेगी तब भी जिस बर्तन में डाले गए उसके चारों तरफ फैल जाएगी, भर जाएगी, या ढेर सारी गैस रहेगी तब भी उसी बर्तन में भरी रहेगी। जैसे हमारा गैस का सिलेंडर होता है, एलपीजी सिलेंडर, उसमें जब फुल रहता है वो सिलेंडर गैस से, तब भी उतना ही स्थान घेरे रहती है। और जब सिलेंडर धीरे धीरे खत्म होता है, थोड़ा बचता है, तब भी वो पूरे सिलेंडर में रहती है। तो जो गैस का आयतन है बच्चों वो अनिश्चित होता है। अगला हम देख लेते हैं बच्चों एग्जाम्पल, अब देख लेते हैं ठोस का एग्जाम्पल। जैसे मेज हुआ, ईंट हुई, कुर्सी हुई, और ये जैसे हमारा ये क्या है, मार्कर हुआ, या और भी सारी ठोस चीजें हम लोगों ने देखा, ईंट हुई, ये सब क्या है, ठोस के एग्जाम्पल हैं। अब द्रव के एग्जाम्पल देख लेते हैं। दूध हुआ, पानी हुई, ये सारी चीजें जो हुई इसमें ये सारे गुण होंगे। दूध में, पानी में, तेल में ये सारे गुण पाए जाएंगे। अब बच्चों गैस का एग्जाम्पल देख लेते हैं। ऑक्सीजन हुआ, मीथेन हुआ, हाइड्रोजन हुआ, इसी तरह और भी नाइट्रोजन गैस हुआ, ये सारी गैस के उदाहरण है। और इनका आयतन और आकार जो है वो अनिश्चित होता है, और ये सारे गुण गैस में पाए जाते हैं। तो बच्चों अब हम लोगों ने पढ़ लिया ठोस, द्रव और गैस में क्या अंतर है, और समझ भी लिया। बच्चों अगर आप लोगों को कुछ समझ में ना आए तो नीचे कमेंट में लिख दिया करिए, जिससे कि उस चीज को हम दोबारा छोटा सा टॉपिक बना के आप लोगों को समझा सके। तो बच्चों अब इसके बाद हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं। बच्चों अब हम लोग पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन के बारे में पढ़ते हैं। पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन बच्चों 2 प्रकार से होता है। पहला है तापमान में बदलाव करके, और दूसरा है दाब में बदलाव करके। तो सबसे पहले हम लोग बच्चों पढ़ेंगे तापमान में बदलाव करके किसी पदार्थ की अवस्था में कैसे परिवर्तन लाया जा सकता है, या तापमान में जब परिवर्तन होता है तो किसी पदार्थ की अवस्था कैसे परिवर्तित हो जाती है, उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो बच्चों ये ठोस होता है। जैसे मान लीजिए बर्फ है, बर्फ को हम जब फ्रिज से बाहर निकालते हैं तो बाहर का टेम्परेचर जो होता है गर्मियों में फ्रिज के टेम्परेचर से अधिक होता है, या हमारे जो कमरे का टेम्परेचर होता है वो फ्रिज के टेम्परेचर से अधिक होता है। हमारा रूम टेम्परेचर जो कि 25 डिग्री से या 20 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस तक माना गया है। तो जैसे ही हम फ्रिज से बर्फ निकालते हैं तो उसके तापमान में परिवर्तन हो जाता है। जो बर्फ 0 डिग्री पर थी वो बाहर फ्रिज से बाहर निकालने पर उसका तापमान अचानक बढ़ जाता है, 20 से 25 डिग्री के बीच आ जाता है। तो वही ठोस द्रव में बदल जाती है। किस में बदल जाती है बच्चों? द्रव में बदल जाती है। ऐसा क्यों हो? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ठोस के ये बर्फ के तापमान में बदलाव हुआ, परिवर्तन हुआ, और वो बर्फ द्रव में बदल गई, पानी में बदल गई। और बच्चों अगर इसका तापमान और बढ़ाया जाता है, यहां पे 0 डिग्री था, यहां से 20 से 25 डिग्री हो गया, और इसे अगर हम इस पानी को गर्म करते हैं तो जैसे ही ये पानी 100 डिग्री पर पहुंचेगा तो जलवाष्प के रूप में
वो उड़ने लगता है, यानी गैस में परिवर्तित हो जाता है। तो बच्चों अब हम लोग समझ गए कि तापमान में बदलाव करके हम पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे बर्फ को हमने जल में बदला और जल को ज्यादा गर्म कर दिया, वो गैस में बदल गई। तो अगर इस प्रोसेस को हम रिवर्स भी कर सकते हैं। अगर गैस में बदल गई है जलवाष्प, उसे ठंडा कर कर हम, यानी उसका तापमान घटाकर हम उसे द्रव में बदल सकते हैं और फिर उसी द्रव को हम फ्रिज में रख के फिर से बर्फ बना सकते हैं, यानी कि इसे रिवर्स भी कर सकते हैं। तो बच्चों समझ में आ गया तापमान में बदलाव करके हम पदार्थ की अवस्था में किस तरह से परिवर्तन ला सकते हैं। बच्चों अब हम लोग दाब में बदलाव करके किस तरह से पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं उसे जान लेते हैं। तो बच्चों ठोस, द्रव और गैस पदार्थ की तीन अवस्थाएं दी हुई हैं। तो यहां पे एक सिलेंडर बना हुआ है, एलपीजी सिलेंडर, जो हमारे घर में रसोई गैस होती है उसे एलपीजी कहते हैं। एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस। उसे वो गैस होती है लेकिन उसे लिक्विफाई किया रहता है, यानी द्रवीकृत किया रहता है। तो गैस से जब हम कंप्रेस्ड करते हैं, संपीड़ित करते हैं गैस को, तो वो द्रव में बदल जाती है। किसमें बदल जाती है बच्चों? द्रव में बदल जाती है। कभी हम लोगों ने सिलेंडर को अगर हिलाया होगा तो ऐसा लगता है कि उसमें द्रव भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, लेकिन वो लिक्विफाई गैस ही रहती है। उसे कंप्रेस्ड करके गैस को द्रवीकृत किया गया रहता है। या हम लोगों ने लाइटर देखा होगा, जिससे लोग सिगरेट पीते हैं, लाइटर। उस लाइटर में हम लोगों को दिखता है कि द्रव भरा हुआ है, लेकिन जब उसे हम जलाते हैं तो उससे आग की लौ निकलती है, लेकिन उसमें से पानी नहीं निकलता। क्यों? क्योंकि वो भी संपीड़ित की गई हुई रहती है। उसे भी कंप्रेस करके लिक्विफाई या द्रवीकृत किया गया रहता है। तो बच्चों दाब से कंप्रेस्ड करते हैं, किससे? दाब से, यानी उस पर दाब डालते हैं तो जिससे वो गैस संपीड़ित होती है, कंप्रेस्ड होती है और गैस द्रव में बदल जाती है। और बच्चों अगर दाब को खूब बढ़ा दिया जाए तो वही द्रव क्या हो जाएगा? ठोस में परिवर्तित हो जाएगा। ये कब होगा? जब उच्च दाब होगा। उच्च ताप और उच्च दाब पर ये सारे बदलाव आ जाते हैं। तो बच्चों हम लोगों ने पढ़ लिया पदार्थ की अवस्थाओं में कैसे परिवर्तन होता है, दो प्रकार से, तापमान में बदलाव करके और दाब में बदलाव करके। तो बच्चों इसके बाद हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं। बच्चों अब हम लोग तापमान परिवर्तन के प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है गलनांक बिंदु। इसकी परिभाषा पहले देख लेते हैं। किसी ठोस का वह स्थान जिस पर वह अपनी ठोस अवस्था से पिघलकर द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है, गलनांक बिंदु कहलाता है। बच्चों यहां स्थान दिया गया है। ये गलनांक बिंदु जो होता है, उसका जो पैमाना होता है टेम्परेचर का, उसके बिंदु के बारे में बात हो रही है, यानी मेल्टिंग पॉइंट, वो पॉइंट टेम्परेचर का जिस पर कोई ठोस पिघलकर द्रव में बदल जाए, ठोस अवस्था से पिघलकर द्रव में बदल जाए, तो वह बिंदु गलनांक बिंदु कहलाएगा, जिसे इंग्लिश में मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। जैसे बच्चों बर्फ है, बर्फ का टेम्परेचर 0 डिग्री है। 0 डिग्री से जैसे ही 1 डिग्री होगा वैसे ही वो बर्फ पिघलना शुरू हो जाएगी। वैसे तो बर्फ जो होती है उसका टेम्परेचर जैसे थोड़ा सा ही बढ़ता है वैसे ही वो पिघलकर द्रव अवस्था में बदल जाती है। और इसी तरह 1534 डिग्री टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट है लोहे का। बच्चों इसी तरह अब हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं, संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा। तो इसकी परिभाषा सबसे पहले देख लेते हैं। वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। इसे समझ लेते हैं कि वायुमंडलीय दाब, हम लोग जानते हैं कि हमारे वायुमंडल में वायुमंडलीय दाब भी होता है जो हमारे शरीर पर या किसी भी चीज पर ऊपर से पड़ता है, और हमारे शरीर के अंदर से भी उतना ही दाब पड़ता है जिससे कि वो दाब न्यूट्रल हो जाता है।
अगर हमें निर्वात में रख दिया जाए जिस पर कोई वायुमंडल ना हो तो हमारे चीथड़े उड़ जाएंगे बच्चों। या कोई ड्रम होता है, आप लोगों ने देखा होगा वीडियो में कि उसके अंदर से सारी गैस निकाल लेने पर क्या होता है, अचानक ही वो क्या होता है, पिचक जाता है। तो उसी तरह हम कह रहे हैं वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को, यानी जो हमारे वायुमंडल में जो दाब है, प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उस पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर, यानी ऐसा बिंदु जिस पर वो पिघलना शुरू हो जाए, उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। यानी 1 किलोग्राम ठोस को वायुमंडलीय दाब पर हम इतना ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा जो जितना देंगे वो पिघलना शुरू हो जाए, वही ऊष्मीय ऊर्जा ही संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहलाएगी। तो बच्चों इसके बाद अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे क्वथनांक बिंदु और हिमांक बिंदु। बच्चों अब हम लोग क्वथनांक बिंदु के बारे में पढ़ते हैं। किसी द्रव का वह तापमान जिस पर वह अपनी द्रव अवस्था को छोड़कर गैसीय अवस्था में परिवर्तित होती है, क्वथनांक बिंदु कहलाता है। बच्चों क्वथनांक बिंदु को इंग्लिश में बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। बॉइलिंग मींस उबलना। ऐसा पॉइंट, टेम्परेचर का वह पॉइंट जिस पर कोई द्रव उबलने लगे और उबलकर वो द्रव अवस्था से वाष्प या गैसीय अवस्था में बदलने लगे, तो वह पॉइंट ही बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक बिंदु कहलाता है। इसमें बच्चों देखिए एक बात का ध्यान रखना है कि किसी भी द्रव का वह तापमान, मेन चीज क्या है, तापमान, जिस पर वह अपनी द्रव अवस्था को छोड़कर गैसीय अवस्था में परिवर्तित होती है। द्रव अवस्था को छोड़कर गैसीय अवस्था पे परिवर्तित होती है, किस पर, जिस तापमान पर वह बिंदु ही क्वथनांक बिंदु कहलाता है, यानी मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। तो बच्चों अब देख लेते हैं अगला हेडिंग क्या है, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। क्योंकि जब कोई द्रव उबलेगा, बॉयल होगा, तो उससे वाष्प निकलेगा। जैसे जल है, पानी, पानी जब उबलता है, कितने पर उबलता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर। 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलने लगता है और उससे भाप निकलने लगती है और वो द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में बदलने लगता है। यानी जल या पानी का क्वथनांक बिंदु जो है, बॉइलिंग पॉइंट, वो 100 डिग्री सेल्सियस है। तो वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा देख लेते हैं। वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम द्रव को उसके क्वथनांक पर गैस में बदलने के लिए ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता को वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। हां तो बच्चों वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा देख लेते हैं हम लोग। इसकी परिभाषा क्या है, वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम द्रव को उसके क्वथनांक पर गैस में बदलने के लिए ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता को वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो बच्चों हमने वायुमंडल के बारे में पढ़ा, वायुमंडलीय दाब क्या होता है। जो वायुमंडलीय दाब हमारे ऊपर पड़ता है उसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। और उसी एटमॉस्फेरिक प्रेशर या वायुमंडलीय दाब पर जब 1 किलोग्राम द्रव को उसके क्वथनांक पर गैस में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होगी उसे ही वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहेंगे। मान लीजिए 1 किलोग्राम कोई द्रव है या 1 लीटर पानी, मान लीजिए 1 लीटर पानी आप ले लीजिए और इसे खूब गर्म कीजिए। जब इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा, 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलने लगता है, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। तो वो पानी पूरी तरह से द्रव जो है वो गैस में जब तक न बदल जाए उसे ऊष्मा देती रहनी पड़ेगी। उसे तब तक ऊष्मा देना पड़ेगा जब तक कि वो 1 लीटर पानी जो है, द्रव है, वो गैस में ना बदल जाए। तो उस
1 लीटर पानी को, द्रव को गैस में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की, जितनी ऊष्मा की जरूरत पड़ती है, उसे ही वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो बच्चे आप लोगों ने समझ लिया क्वथनांक बिंदु क्या है और वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा क्या है। इसके बाद अगला टॉपिक देखते हैं बच्चों। अब अगला पॉइंट पढ़ लेते हैं हम, हिमांक बिंदु, जिसे इंग्लिश में फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं। वह तापमान जिस पर कोई द्रव ठोस में परिवर्तित हो जाए वह उस द्रव का हिमांक बिंदु कहलाता है या फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। जैसे जल है, जल का फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस है। जैसे ही हम पानी को 0 डिग्री सेल्सियस पर लेके आएंगे वैसे ही वो द्रव से बर्फ में बदल जाएगा। तो हम लोग बर्फ जमाने के लिए क्या करते हैं बच्चों, पानी को फ्रिज में रखते हैं और जैसे ही उसका टेम्परेचर फ्रीजर में 0 डिग्री पहुंचता है वो बर्फ जम जाता है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ऊर्ध्वपातन के बारे में। पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं और समझ लेते हैं ऊर्ध्वपातन है क्या। पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना, यानी पदार्थ जो है वो बगैर द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाए तो उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अब निक्षेपण की परिभाषा देख लेते हैं, उसके बाद हम समझाते हैं कि होता क्या है। गैस से सीधे ठोस में बनने की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। ये निक्षेपण ठीक ऊर्ध्वपातन का उल्टा है। ऊर्ध्वपातन में ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदल रही थी, गैस अवस्था से ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदल जा रहा था पदार्थ, लेकिन निक्षेपण में क्या है, गैस से सीधे ठोस में बदल रहा है। इसका ठीक उल्टा है। तो अब हम लोग समझेंगे कि ये होता क्या है, क्योंकि कोई भी ठोस हो वो पहले द्रव में बदलता है फिर वाष्प या गैस में बदलता है। जैसे बर्फ को ले लीजिए, बर्फ है वो पिघलकर द्रव में बदलता है, उसके बाद फिर उसे खूब गर्म करेंगे तो वो उबलकर वाष्प में या गैस में बदल जाता है। इसी तरह और भी चीजें होती, लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं कि वो ठोस से सीधे गैस में और गैस से सीधे ठोस में बदल जाते हैं। उन्हीं के बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो बच्चों एग्जांपल है अमोनियम क्लोराइड है, कपूर है, नेफ्थलीन की गोलियां हैं। ये सारी चीजें जो है ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित होती है और गैस से सीधे ठोस में परिवर्तित हो जाती है। ये चित्र आप लोग देख रहे हैं। यहां पे मान लीजिए कपूर है। क्या है बच्चों, कपूर है। कपूर को जब हम गर्म करेंगे तो ये सीधे ठोस के रूप में है, यहां से सीधे वो गैस के रूप में परिवर्तित होकर ऊपर की ओर उठेगी। यहां पे कॉटन यानी रुई लगा हुआ है जिससे कि वो गैस बाहर ना निकल पाए। तो यहां गर्म करेंगे कपूर को तो वो गैस के रूप में ऊपर की ओर जाएगी, लेकिन बाहर नहीं निकल पाएगी क्योंकि ऊपर रुई लगी हुई है। और उसके बाद जब इसे ठंडा करेंगे तो ये यहां पे किनारों पर आकर ठोस में बदल जाएगी। यानी जब हम इसे गर्म किया, इस ठोस को जब हमने गर्म किया तो डायरेक्ट ये गैस में परिवर्तित हो गई, और जब इसे ठंडा किया तो ये फिर से ठोस में बदल गई। इसमें कहीं भी द्रव अवस्था नहीं आई। तो अब यही समझ लेते हैं कि जब हमने इसे गर्म किया तो ठोस से ये डायरेक्ट द्रव में, ठोस से ये डायरेक्ट गैस में बदल गई। तो इस अवस्था को कहते हैं ऊर्ध्वपातन, यानी इसका ऊर्ध्वपातन हो गया। कपूर को जब हमने गर्म किया या ठोस से डायरेक्ट गैस में बदल गई तो इसका ऊर्ध्वपातन हो गया। और जब हमने इसे ठंडा किया, इसको, इस जो चूल्हा है इसको बंद कर दिया, तो ये ठंडी हुई जब गैस तो यहां किनारों पर ये ठोस के रूप में जम गई। तो जब ठोस के रूप में जम गई तो गैस से डायरेक्ट ठोस में बदल गई। तो इस प्रक्रिया को ही निक्षेपण कहते हैं। तो बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया। ऐसे ही बहुत से पदार्थ हैं जो
ठोस से डायरेक्ट गैस में बदलते हैं और गैस से डायरेक्ट ठोस में बदल जाते हैं, उनका द्रव अवस्था नहीं आता है। बच्चों अब हम लोग दाब परिवर्तन के प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे कि जब हम दाब परिवर्तन लाते हैं तो उससे क्या प्रभाव पड़ते हैं। यदि तापमान घटाने पर सिलेंडर में गैस लेकर उसे संपीड़ित करें तो कणों के बीच की दूरी कम हो जाएगी और गैस द्रव में बदल जाएगा। बच्चों यहां पे देखिए, ये एक सिलेंडर है और सिलेंडर में हम गैस ले लेते हैं और इस पर हम तापमान इसका कम करते हैं। तापमान क्या करते हैं, घटाते हैं और इस पर क्या करते हैं, संपीड़ित करते हैं, बल लगाकर इसे संपीड़ित करते हैं। देखिए यहां पे इतनी जगह है, यहां पे और कम जगह बची, यहां पे एकदम कम जगह बची। तो जब हम इसे संपीड़ित करते हैं तो क्या होता है, दो चीजें, जब दाब बढ़ाते हैं तो कण नजदीक आते हैं। जब हम दाब बढ़ाते हैं तो क्या होता है, कण नजदीक आते हैं और क्या होगा, इनके कणों के बीच की दूरी कम हो जाएगी और गैस जो है वो द्रव में बदल जाएगा। और दूसरा क्या होता है, जब दाब घटाते हैं तो कण दूर दूर हो जाते हैं और जो द्रव होता है फिर वो गैस में बदल जाता है। जैसे एलपीजी सिलेंडर, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जिसे कहते हैं, हमारे घर का रसोई गैस है, उस सिलेंडर में ठीक इसी तरह प्रक्रिया से गैस को जब हम डालते हैं तो तापमान कम करके उस पर प्रेशर डालते हैं जिससे कि वो गैस लिक्विफाइड हो जाती है, द्रवीकृत हो जाती है और हमारे सिलेंडर में जब रहती है तो हम सिलेंडर हिलाते हैं तो उसमें लगता है कि कोई द्रव या पानी भरा हुआ है और वो प्रेशर में किया जाता है। बहुत ही ज्यादा दबाव डालते हैं, उस पर दाब डालते हैं और तापमान कम करते हैं तो कणों के बीच जो गैस के कण होते हैं वो दूर दूर होते हैं। तो जब उस पर प्रेशर डाला जाता है तो वो कण नजदीक आते हैं और नजदीक, इतना नजदीक आ जाते हैं कि वो गैस से द्रव में बदल जाते हैं। और वही सिलेंडर से जब हम गैस पाइप के जरिए गैस के चूल्हे में रेगुलेटर ऑन करते हैं तो गैस सिलेंडर से निकलकर पाइप के जरिए जब चूल्हे पे आती है तो उस पर दबाव जो होता है वो कम हो जाता है और वो पुनः द्रव से गैस में बदल जाती है और चूल्हे पे हम उसका उपयोग खाने बनाने में करते हैं। बच्चों इसी तरह ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जिसे शुष्क बर्फ भी कहा जाता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड को हम तापमान कम करके उस पर खूब प्रेशर डालते हैं यानी उसे संपीड़ित करते हैं, कंप्रेस्ड करते हैं, तो वो किस में बदल जाता है बच्चों, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है जिसे हम शुष्क बर्फ भी कहते हैं। बच्चों अगला और लास्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं, वाष्पीकरण। सबसे पहले जानते हैं वाष्पीकरण होता क्या है। यह सतह पर होने वाली प्रक्रिया है जिनमें द्रव पदार्थ में सतह के कण क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान पर वाष्प में बदलने लगते हैं। इसी प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। तो बच्चों वाष्पीकरण में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज है कि ये सतह पर होने वाली प्रक्रिया है। ऐसी प्रक्रिया जो सतह पर होती है और द्रव पदार्थ के में सतह के जो कण होते हैं, जैसे इस ग्लास में पानी है तो इसके सतह के ऊपर वाले सतह पे जो कण होते हैं, या ये पॉन्ड है, पॉन्ड यानी तालाब के ऊपरी सतह पर जो कण होते हैं वो क्वथनांक से नीचे यानी बॉइलिंग पॉइंट से नीचे किसी भी तापमान पर वाष्प में बदलने लगते हैं। इसी प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। जैसे जल का तापमान अगर 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो वो उबलने लगता है यानी इसका बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक है। तो इससे नीचे किसी भी तापमान पर जब वाष्पीकरण होने लगे जल का तो उस ताप को, उस प्रक्रिया को ही वाष्पीकरण कहते हैं। तो वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक देख लेते हैं बच्चों। पहला है सतह का क्षेत्रफल। सतह का क्षेत्रफल जितना बड़ा होगा वाष्पीकरण उतना अधिक होगा। बच्चों यहां पे ग्लास में सतह का क्षेत्रफल छोटा है तो इससे वाष्पीकरण कम होगा
और एक तालाब का जो क्षेत्रफल वो बहुत बड़ा होता है, उससे वाष्पीकरण ज्यादा होगा। इसी तरह नदी का जो नदी का क्षेत्रफल होता है सतह का, वो और बड़ा होता है, उससे और ज्यादा वाष्पीकरण होगा। और समुद्र तो बहुत बड़ा क्षेत्रफल होता है उसकी सतह का, तो सबसे ज्यादा वाष्पीकरण समुद्र में होता है। अगला देखते हैं तापमान। तापमान जितना अधिक होगा बच्चों, उतना ही ज्यादा वाष्पीकरण होगा, क्योंकि सर्दियों में वाष्पीकरण बहुत कम होता है। हम लोग देखते हैं कि पानी अगर हाथ में लग जाता है तो जल्दी सूखता नहीं है, या कपड़े जो हैं वो सर्दियों में देर से सूखते हैं। क्यों? क्योंकि वाष्पीकरण उसमें बहुत धीमी गति से होता है, जबकि गर्मियों में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि वाष्पीकरण बहुत तेजी से होता है। तो तापमान वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाला मुख्य कारणों में से एक है। अगला है आर्द्रता। आर्द्रता यानी नमी। बरसात में हम लोगों ने देखा होगा बच्चे, कपड़े जल्दी नहीं सूखते क्योंकि नमी बनी रहती है, और नमी की वजह से वाष्पीकरण स्लो हो जाता है। अगला देखते हैं वायु की गति। बच्चों, वायु की गति भी प्रभावित करती है वाष्पीकरण को। कभी कभी क्या होता है, हम लोग सूरज नहीं निकलता तो क्या करते हैं, कपड़े डाल देते हैं और फैन चला देते हैं, उनसे ही वाष्पीकरण थोड़ी सी तेज हो जाता है और हमारे कपड़े सूखने लगते हैं। तो बच्चों, ये 4 कारक है जो वाष्पीकरण को प्रभावित करते हैं। बच्चों, ये आखिरी टॉपिक था वाष्पीकरण। इसके बाद ये लेसन कंप्लीट हो गया। बच्चों, मेरी वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों की भी बताएं। धन्यवाद।